वो भी सैटरडे संडे था तो ना। साउंड प्रॉब्लम कर रहा है, साउंड देखना एक बार। सही हो गया, चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास। देखो बोला था ना आपको, थोड़ा सा जैसे मैं बात कर रहा था कि अब समाप्ति के गार पर लेके चलेंगे। वोकैबलरी डेली चला रहे हैं अब, मतलब वोकैबलरी को डेली चला के खत्म करना है, और धीरे धीरे अगर नौबत आई, जरूरत पड़ा तो फिर इसको एक दिन में दो दो चांप देंगे। देखो पहला शब्द है डिवास्टेट। डिवास्टेट का मतलब होता है नष्ट करना, यानी डिजोलेट, यानी किसी चीज को नष्ट करना। एक तरीके से दिखाता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, इरेडिकेट कर देना, वही कहलाता है डेवास्टेट कर देना, यानी डिस्ट्रक्ट कर देना। डिजोलेट से यहां एप्रोप्रिएट ज्यादा शब्द हो जाएगा किसी चीज को डिस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का उल्टा है किसी चीज को बनाना, और ये किसी चीज को खत्म कर देना, तोड़ देना, वही कहलाता है डेवास्टेट। अब देखो दो चीज दिख रहा है, यहां पर है देव और यहां पर है स्टेट। यानी देव, कोई व्यक्ति को देख लो कि देव नाम का कोई व्यक्ति है, उसके स्टेट को क्या कर दिया गया? डेवास्टेट कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया। तो डेवास्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? नष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब होता है उत्तेजना, यानी हरेंग। खास करके ये आप इस तरह में देख सकते हो कि जैसे कई कई जगहों पर देखोगे ना, तो जो जैसे खासकर ये यूज होता है, जो नेता लोग होते हैं उग्र भाषण देते हैं, यानी किसी तरीके को बड़े ही बढ़ा चढ़ा के बताना, बहुत, हाँ, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, हाँ, लंबे लंबे छोड़ना, वही सब होता है डेमागॉग करना। यानी डेमागॉग का मतलब होता है कि अपने द्वारा दिए गए भाषण से जनता को उत्तेजित कर देना, यानी वो उत्तेजना क्या कहलाता है? डेमागॉग। ये वन वर्ड्स में भी यूज होता है, सिनोनिम में भी आता है, एंटोनिम में भी आता है। एसएससी का फेवरेट वर्ड है ये। तो डेमागॉग का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तेजना। अब देखो, अब जितने भी ये इलोक्वेंट स्पीकर्स होते हैं, जितने भी एलोक्वेंट जो लीडर होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जनता जो आ रही है उनके, यानी उनके दिमाग को क्या कर देना? डेमागॉग कर देना, यानी उनके दिमाग में उत्तेजना बढ़ा देना। अब की बार इसकी सरकार, यही क्या होता है? उत्तेजना। किसी चीज में मान के चलो सामने वाला है, अब सामने वाला चुपचाप है। देखो लीडरशिप क्वालिटी यही होती ही है बेसिकली। जैसे हम लोग जब अपने टाइम पर तैयारी कर रहे थे, तो हमारे लिए एसएसबी जो कि था, देना था। अब एसएसबी के अंदर जितने लोग तैयारी किए होंगे, जैसे पता होगा, खास करके एसएसबी के अंदर आपको लीडरशिप क्वालिटी ही दिखाई जाती है। आने वाले टाइम पे भाई आप लीडर हो, और लीडर बेसिकली शब्द बना है लीड से। लीड का मतलब होता है एक दिशा देना, यानी एक दिशा दिखाना। अगर आप किसी को गड्ढे में लेके जा रहे हो, तो फिर आपके साथ के जितने भी लोग हैं वो भी गड्ढे में जाएंगे। अगर आप अच्छे जगह पर लेके जा रहे हो तो वो भी अच्छे जगह पर जाएंगे, और यही लीड से बनता है लीडर। तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि मुर्दों को भी नारे लगाने पर मजबूत कर दे। यानी जैसे खास करके आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो बाबर की स्टोरी से बड़ा प्रभावित होगे कि बाबर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। जब पहली लड़ाई पानीपत की लड़ी गई, दूसरी लड़ाई उसके बाद कौन सी थी? खानवा। लेकिन तीसरी जो लड़ाई थी चंदेरी की, वो लड़ाई लड़ना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, दैट वाज अ वेरी ब्लडी बैटल। वो जो लड़ाई थी वो एक तरीके से देख लो तो पक्ष में थी ही नहीं। उसके सेना के जितने भी लोग थे उन्होंने हार मान लिया था पहले कि भाई साहब हम सबसे लड़ रहे हैं, लेकिन राणा सांगा से नहीं लड़ सकते। उसकी सेना देखो कितनी बड़ी सेना है। वहां पर बाबर ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी को अपनाया और वहां पर दिखाया, और इसीलिए उसने कहा कि हमने आज तक जो भी लड़ाई लड़ी अपने लिए लड़ा, अपने स्वार्थ के लिए लड़ा, खुद के लिए लड़ा, लेकिन इस बार की लड़ाई होगी इस्लाम के नाम पर लड़ी गई लड़ाई। और इसीलिए चंदेरी की लड़ाई को एक क्रुसेड कहते हैं, यानी धर्म के नाम पर लड़ी गई लड़ाई। तो यही बेसिकली लीडर के अंदर होता है। तो डेमागॉग यानी एक लीडर क्या कर देता है, यानी सामने वाले के दिमाग को क्या कर देगा? डेमागॉग कर देगा, उत्तेजना कर देगा। हरिंग का मतलब ये होता है उग्र भाषण देना, यानी चिल्ला चिल्ला के भाषण देना, वही कहलाता है डेमागॉग। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रोल। ड्रोल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मॉक करना, किसी को नहीं, हवा में उड़ा देना, खिल्ली उड़ाना खास करके। तो ड्रोल जो शब्द है उसको याद कर लो, ट्रोल से नहीं होता है। ट्रोल कर करके क्या कर दिया? सामने वाले का मजाक उड़ा दिया। ट्रोलिंग तो बहुत कुछ चलता है, कोई कुछ बोला, अब कोई कुछ जाके बोले तो उसको क्या करते हैं लोग? ट्रोल कर देते हैं। अब ट्रोल करना ये क्या हो गया? मजाक उड़ाना। तो ड्रोल साउंड लाइक ट्रोल, यानी किसी को ट्रोल करके सामने वाले को ड्रोल कर दिया,
यानी उसकी खिल्ली उड़ा दिया। जैसे आजकल जैसे आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों को ठंड लग रही होगी, लग रहा है ठंड आपको लग रहा है, इसका ये मतलब है कि आप, जैसे एक बड़ा ही मैं देख रहा था कि एक मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा कि ठंड अगर आपको लग रहा है तो ये ठंड की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है कि तुम बूढ़े होते जा रहे हो, तुम्हारे अंदर वो जो शरीर में उसको अडाप्ट करने की जो पावर है वो कम होती हुई जा रही है। अब लोग इस पे क्या करने लगे, ट्रोल करने लगे। एक ऐसे नहीं था एक साइड से आलू डालो सोना निकालो, यानी ट्रोल कर करके क्या कर दिया, ड्रोल कर दिया, मजाक उड़ा दिया, मॉक कर दिया। ड्रोल याद रहेगा। नेक्स्ट शब्द देखो, नेक्स्ट है डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है दुखी, डॉलफुल का मतलब होता है मोरोज। यानी आपको मैं बताया हूं उस टाइम में भी, जब मैं ग्रुपिंग वर्ड से लिखवा रहा था तो उस टाइम भी ये वर्ड आया था, और इससे एक शब्द नहीं 4-5 शब्द बनते हैं, डोलफुल, डोरलस, डोल, यानी इन सब से जैसे खास करके उसमें एक शब्द लगा होगा डोल, अब वही शब्द बना देगा अलग अलग शब्द को। अब लगा रहेगा बेसिक शब्द यही है, तो ये है उदासी के लिए, दुखी के लिए। तो डोलफुल को याद कर लो डोली से, कि जो लोग डोली चढ़ के जाती है कैसी रहती है, दुखी रहती है। अब नहीं भी रहे फिर भी दिखाना पड़ता है। नहीं, कई तो ऐसे सोचती हैं कि मान के चलो रो दिया, मेकअप वुकअप खराब हो जाएगा, फोटो अच्छी नहीं आएगी। मन भले ही अंदर से हो चाहे ना हो, लेकिन डोलफुल हो जाती है जब डोली निकलती है। जोक सपाट, लेकिन मेन चीज क्या है, याद हो गया सब। तो डोलफुल को याद रखना डोली से, कि जब डोली निकलती है तो उस समय क्या हो जाता है, दुखी का माहौल हो जाता है। सभी लोग क्या होते हैं, दुखी रहते हैं, विपत्ति गई घर से। नेक्स्ट देखो डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मतलब होता है दुखी, यानी ये भी क्या है, दुखी के लिए। ये भी शब्द आया था उस लिस्ट में, नहीं आया था। अब डाउनकास्ट का मतलब होता है दुखी, उदास, सलेन, ग्लूमी, डोलफुल, सारे शब्द हो जाएंगे। अब डाउनकास्ट को याद करने का तरीका देखो, यहां से है कास्ट और यहां पर है डाउन। अब किसी व्यक्ति को मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कास्ट को डाउन बता के उसको डाउनकास्ट कर दिया, दुखी कर दिया, यानी बोला कि तुम इस कास्ट के हो, तुम डाउन कास्ट के हो, तुम यहां नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते, किसी जगह पर नहीं आ सकते। अब ये क्या कर दिया, यानी कास्ट के डाउन को बता के, यानी कास्ट को, उसका जो कास्ट है उसको डाउन बता के डाउन कास्ट कर दिया, उसे क्या कर दिया, दुखी कर दिया, उदास कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका डैम, ये भी आया था सब। डैम का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना, किसी की निंदा कर देना, आलोचना कर देना, क्रिटिसाइज कर देना, ऑप्रोब्रियम कर देना, डीराइट कर देना, एक शब्द है। डिरिसीव करना, बहुत सारे शब्द बताया हूं। तो डैम का मतलब क्या हो जाएगा, निंदा करना। अब मैं ये उस टाइम भी बताया था हिंट करके, कि मान के चलो आप पढ़ाई कर रहे हो कि किसी ने आपसे पूछ दिया कि बताओ भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, आंसर नहीं बता पाए तो लोग क्या करेंगे, निंदा करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। यानी डैम को नहीं बता पाए तो लोगों ने क्या किया, डैम किया, आपकी निंदा किया। डैम ही शब्द होता है, तो डैम मतलब क्या हो गया, निंदा करना। डैम नहीं बता पाए तो लोगों ने डैम किया, निंदा किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका डायर्ज। डायर्ज का मतलब होता है शोक गीत, यानी ये बेसिकली कहते हैं फ्यूनरल सॉन्ग को। फ्यूनरल सॉन्ग का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कोई मर गया, तो मरने के बाद जो उसके लिए खास करके, ये एक हिंदू मैथोलॉजी में तो है नहीं, क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा है। तो यहां पर क्या होता है कि जब कि कोई किसी के मर जाने के बाद उसके लिए जो शोक विलाप जो चीजें दिखाई देती है, या फिर उनके लिए कुछ ऐसे बहुत से ऐसे ट्राइब्स हैं जो ऐसे काम करते हैं, बहुत से ऐसे कास्ट में भी होता है, जैसे मरने के बाद ये एक तरीके से फ्यूनरल एक प्रोग्राम किया जाता है, उसी चीज को कहते हैं शोक गीत। यानी डायर्ज मतलब क्या होता है, शोक गीत। इसी का जो अपोजिट होता है वो होता है यूलोजी। यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ, लेकिन मरने के बाद। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम किया, अब जिंदा रहा तो नहीं किसी ने कहा कि तुम अच्छा काम किए हो, लेकिन मर गया तो उसके काम गिनाने लगे, इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये किया था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बिहार में तो ऑर्केस्ट्रा होता है, तो कहां से कहां एक भजन बोल रहा है। ये बेसिकली एक फ्यूनरल सॉन्ग होता है, जैसे मातम नहीं कहते हैं, वही चीज को डायर्ज कहते हैं। अब यही है, उसमें क्या आता है, बहुत बढ़िया डीजे बोल रहा है। ये डीजे उजे नहीं बजाना है इसमें, यहां पर दिखाता है कि जब किसी के लिए मुंह से विलाप करो, आंख से आंसू निकलना चाहिए,
आंख से आंसू निकलेगा तब तो। एक बार की वाक्य सुनो क्या हुआ। एक बार एक आदमी था, उसकी पत्नी मर गई। अब पत्नी मरने के बाद उसको लेके जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए। अब उसको बिठाए थे, बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही अंत है। सभी लोग कह रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक खंबे से टकरा गई। टकराने के बाद गिर गई, वो होश में आ गई, जिंदा हो गई। अब उसका पति, अब तो खुशी के आंसू तो निकलेगा नहीं, लेकिन जो बोल रहा था वो चुप बंद कर दिया। फिर घर गया, और घर जाने के बाद जब देखा कि फिर से कुछ दिन लड़ाई हुई, फिर उसके बाद मर गई। अब लड़ने के बाद फिर लेके जा रहे थे। अब सभी लोग बोले थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, सबका यही अंत है। और वो जो पति था बोला था खंबा बचा के, खंबा बचा के। अब ये क्या दिखाता है? अब बताओ कि अब ये शोक गीत कहोगे? शोक गीत है ये? शोक गीत ये नहीं होता है ये। और अब बोला खंबा बचा के, अब उसको डर है कि फिर टकरा के फिर जिंदा हो जाएगी। अब यही है डायर। बहुत बढ़िया तैयारी। ये देखो आने वाले जनरेशन कोई एसडीएम बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई दरोगा, ग्रुप डी नहीं निकलेगा तुम लोगों से। डायर का मतलब क्या होता है? शोक गीत। यानी किसी के मरने के बाद जो मातम में जो शब्द बोले जाते हैं, जो रोते हैं, उसको डायर्स कहते हैं। अब डायर्स बात करो दर्जी से, कि दर्जी के घर क्या हो रहा है? डायर्स हो रहा है, शोक गीत गाया जा रहा है। ये शब्द याद रखना। देखो ये काफी एग्जाम में पूछा है। यूलोजी, प्रशंसा करना। खास करके जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह। जब वो मर गए तो मरने के बाद सभी लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसे काम किए, वैसे काम किए, देश को इतना दिए, वो दिए, जो भी। तो उसी चीज को कहेंगे यूलोजी कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, प्रशंसा करे जा रही है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्मे। डिस्मे का मतलब होता है बेचैनी, डिस्ट्रेस, तनाव। यानी ये होता है बेचैनी, एक तरीके से एंजाइटी, किसी चीज से चिंता, वही कहलाता है क्या? डिस्मे। अब डिस्मे को याद करो, देश में, डिस्मे, देश में, यानी देश में बहुत ज्यादा क्या है? डिस्मे है, बेचैनी है, यानी तनाव है, परेशानी है, तो डिस्मे है, देश में डिस्मे है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आपका डिसफिगर करना। डिसफिगर का मतलब होता है बिगाड़ना, डिफॉर्म कर देना। डिफॉर्म शब्द कराया हूं, इसके पहले डिफॉर्म नहीं कराया था। वही सेम शब्द है डिसफिगर कर देना। फिगर का मतलब होता है, फिगर का मतलब होता है कोई फिगर, और उस फिगर को डिसफिगर कर दिया, बिगाड़ दिया। डिस का मतलब ये होता है उल्टा, यानी किसी चीज, फिगर का मतलब होता है किसी चीज का बनावट, बनाना। और वही क्या, जैसे होता है एक इडियम आता है फिगर आउट करना, किसी चीज को समझना, तो वो फिगर को दिखाता है। वैसे डिसफिगर, यानी डिसफिगर का मतलब बनाना नहीं, क्या? बिगाड़ देना। अब डिस का मतलब उल्टा, फिगर का मतलब कोई चित्र, यानी डिसफिगर कर दिया, किसी फिगर को डिसफिगर कर दिया। नेक्स्ट देखो ड्रिजल। ये बड़ा अच्छा शब्द है। ड्रिजल, रेनफॉल सुना होगा आपने। वेदर देखोगे ना, जब बरसात का टाइम होगा तो उसमें ये शब्द का यूज करता है, जब दिखाता है कि जब एक तरीके से छोटी, हाँ थोड़ी मतलब नरमी सी बारिश होने वाली है, जैसे मूसलाधार बारिश होती है, वो नहीं, बूंदाबांदी थोड़ी देर के लिए और फिर शांति, वही मौसम को बस ठंडा करने के लिए, वही होता है ड्रिजल। ड्रिजल रेनफॉल होता है। तो ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, मतलब बूंदाबांदी एक थोड़ी देर के लिए हुआ फिर समाप्त, वही होता है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब क्या हो जाएगा? बूंदाबांदी। अब ड्रिजल को याद कर लो, डीजल, कि डीजल का ड्रिजल हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है, यानी कि ड्रिजल, ड्रिजल यानी डीजल, डीजल का ड्रिजल हो रहा है, बूंदाबांदी यानी स्प्रे टाइप, थोड़ा बहुत, एक तरीके छिटपुट बारिश नहीं होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं इसे? बूंदाबांदी जो एकदम नॉर्मल सा शब्द है उसको ड्रिजल कहते हैं, ड्रिजल, रेनफॉल। एक इडियम आता है रैन कैट्स एंड डॉग्स, आता है ना, मूसलाधार बारिश, यानी बहुत जोरों की जो बारिश हो, इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी जो उसका एकदम क्या हो, अपोजिट हो, बहुत तेजी से हो। चलो आ जाओ, देखो यहां पर डेवास्टेट, डिस्ट्रक्ट कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, यानी देव का स्टेट क्या हो गया? डेवास्टेट हो गया, नष्ट कर देना। डेमागोग, उत्तेजना। ड्रोल, मजाक उड़ाना, किसी को मजाक में उड़ाना। डोलफुल, दुखी। डाउनकास्ट, डैम, डायर्ज, डिसमे, तनाव यानी प्रॉब्लम, बेचैनी। डिसफिगर, ड्रिजल, बूंदाबांदी, छिटपुट बारिश, बूंदाबांदी, वही ड्रिजल कहलाता। कोई सब में डाउट है किसी को?
यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ, प्रैक्टिस कर ले। देखो जरा क्वेश्चन एक, ए होगा क्या? ए में गड़बड़ी है। देखो हुआ क्या, जब नाउन पढ़ाया था, बहुत पुरानी बात है, वंस अपॉन ए टाइम, जब तुम लोग को नाउन पढ़ा रहा था, मैं उस समय बताया था कि देखो दिख रहा है ना, ये नाउन जो है, नाउन अगर सिंगल हो तो उसको डबल करने में कोई दिक्कत नहीं है। डबल का मतलब हो कि एक हो तो एक से ज्यादा बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। एस लगाओ, ई एस लगाओ, वाई को आई में चेंज करके 1000 तरीके बताया था। बी ई एस जैसे भी करोगे, या तो एस लगाओगे या ई एस लगाओगे, यही करोगे। अब उसके बाद मैंने बताया था कि क्या हो जब नाउन के साथ एक और नाउन आ जाए। अब ये नाउन के साथ जब दूसरा नाउन आता है तो इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ये बेसिकली देखने में दो लग रहा है लेकिन है एक। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर है बटर, अब बटर एक शब्द है, बटर का प्लूरल बनता ही नहीं है, बताया हूं ना। ब्रेड हो, बटर हो, चौक हो, डस्ट हो, रबिश हो, फिल्थ हो, गार्बेज हो, हेल्थ हो, मम्स हो, म्यूजिक हो, वर्क हो, लगेज हो, बैगेज हो, इन सब का प्लूरल नहीं बना। भूल गए क्या? शब्द याद होगा। अब उसी में बटर है, अगर बटर के साथ एक शब्द जोड़ दिया फ्लाई, बटर अलग शब्द है, फ्लाई अलग शब्द है, लेकिन जब दोनों को एक साथ जोड़ा तो एक नया शब्द बना बटरफ्लाई। इसका मतलब कुछ और है, बटर का मतलब कुछ और था, फ्लाई का मतलब कुछ और है। जब दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो अर्थ का अनर्थ हुआ, कुछ और अर्थ बन गया। तो यही है कि नाउन के साथ जब दूसरा शब्द जोड़ते हैं तो वो एक कंप्लीट शब्द देता है। तो जो प्रक्रिया एक वाले के साथ करते हैं वही इसके साथ करेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पर बॉय, अब ये एक शब्द है तो इसको क्या कर देंगे? बॉयज। अब ऐसे ही ये शब्द है। अब मैंने बताया था कि वाई से पहले वॉवेल हो तो एस लगाते हैं, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को काटेंगे, आई में चेंज करेंगे एस, तो बटरफ्लाइज हुआ। अब ये तो नॉर्मल चीज रहा। अब ग्रामेरियन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जितना शब्द अंग्रेजी की दुनिया में है जो नाउन है उनके साथ एस और एस लगा के प्लूरल बना दो। लेकिन यही रूल क्या किया कि अगर कोई नाउन है उसके साथ कोई प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, कोई भी प्रीपोजिशन को लगाया, उसके बाद एक और शब्द दिया नाउन का और कहा कि इसका प्लूरल बनाओ। उन्होंने कहा कि जैसे सबके साथ करते हैं आखिरी में एस लगाते, इसके आखिरी में लगा दो। यानी अगर मान के चलो ऐसा रूल बन गया होता, तुम लोग तो सोच रहे हो कि सर ऐसा रूल अगर होता कि सबके आखिरी में लगाना है तो टेंशन फ्री रहते, है ना, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा बुरा होता। रिजल्ट दिखाता हूं। मैंने कहा कि सबसे आखिरी में लगता है, देखो इसके साथ एस और ईएस लगाता हूं, ऐसा कर दिया, आसान तो बना दिया। लेकिन जरा ये बताओ कि अगर कोई शब्द ऐसा हो कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन को लगाया, प्लस लगाया नाउन को, दिक्कत होगा अगर ऐसा रूल होता तो। अब बताओ क्या करोगे? नाउन के बाद सीधे प्रीपोजिशन है, अब कैसे बनाओगे प्लूरल? ग्रामेरियन के सामने यही प्रॉब्लम आई कि उन्होंने ये रूल तो प्रेफर किया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कंपाउंड नाउन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके बाद यहां का नाउन नहीं रहता है और तुम रूल बना दिए हो कि यहां ही एस और एस लगेगा, तो यहां तो शब्द ही नहीं है। इसीलिए रूल क्या हो गया? फेल हो गया और चला आया इसके पास कि यहां वाले में क्या लगाओगे? एस और ईएस। पता है ना ये। अब ऐसे शब्द बहुत सारे शब्द आते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। जैसे आप बिदक रहे हो कि सर ऐसा कौन सा शब्द है, देखो पासर, अब है ही नहीं शब्द। अगर मैं यहां पर लिखूं फादर, फादर इन लॉ, ससुर, ससुर एक से ज्यादा अगर हो, जैसे एक से ज्यादा ससुरे करना है तो क्या करोगे? फादर इन लॉस करोगे। अब यहां पर अगर रूल होता कि यहां एस लगाओगे तो फिर यहां कहां लगाते? तो इसीलिए रूल कट गया और चला है इसके पास कि फादर्स इन लॉ, पासर्स बाई, लुकर्स ऑन, समझ में आया? हैंगर्स ऑन। ऐसे ही शब्द से एग्जाम क्वेश्चन लगा पूछने, यहां क्या कर दिया? सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज होगा, सिस्टर्स इन लॉ, ऑप्शन ए। आगे देखो, दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। ए में कितने लोग हैं? तुम लोग किस में हो? ए में। तुम बताओ बी, बताओ बी में क्या दिक्कत है? खड़े हो जाओ,
खड़ा हो जा पहले। क्या होगा इसमें दिक्कत क्या है ये बताओ। बताओ तुम। मास्क, हाँ क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, तुम बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? रादर के साथ देन लगेगा। अरे गधो, ये देखो कि यहां काइंड है। एक बात बताओ, बॉय है, अगर एक से ज्यादा अगर हो जाए तो बॉय करोगे बॉयज करोगे? तो वैसे ही दीज है, दीज का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, यानी दीज। देखो एक बात बताओ, मैं वो कराया था दिस और डैट, दो शब्द कराए थे ना। मैंने इसी समय बताया था, ये बेसिकली किताबों में गलत लिखता है कि ये दिस डैट दिस दोज, ये ऐसे प्रोनाउन होते, गलत है ये। एक बात बताओ, बॉय का मतलब होता है लड़का, तो बॉयज का मतलब होता है लड़की, नहीं होता है। गर्ल का मतलब होता है लड़की, गर्ल्स का मतलब होता है लड़का, लड़कियां। यानी बॉय का मतलब लड़का और बॉयज का मतलब लड़की नहीं, लड़के एक से ज्यादा। गर्ल का मतलब लड़की, गर्ल्स का मतलब लड़कियां एक से ज्यादा, यानी फर्क कुछ नहीं है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो वही सेम लागू तो यहां पर होता है। दिस का मतलब यह है तो दिस का मतलब वह है, डैट का मतलब वह तो दोस्त का मतलब यह, वही सेम चीज है। जो यहां देख पा रहे हो वही सेम चीज ये है। जो ये है यानी ये सब सिंगुलर और ये सब प्लूरल, तो प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। तो यहां पर खुद बताओ कि अगर ये प्लूरल है तो दिस काइंड होगा कि काइंड्स होगा? यही तो गलती था। देखो इतना आसान सा है क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग इसको इतना बड़ा बना दे रहे हो। बड़ा है ये, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, ऑप्शन ए। और अब बात अगर रह रही है आर की, तो एक बात बताओ, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दीज, दीज काइंड्स प्लूरल है और प्लूरल के लिए इज आता है, आर तो सही है, फिर दिक्कत कहां है? अगर आप बोल रहे हो कि रादर के साथ यहां पर टू नहीं देन आएगा, तो फिर यहां पर बाई के लिए क्या करोगे? टू प्लस ये V1 है, इंफिनिटिव्स है, ये भी तो ध्यान दिया करो। देन करोगे तो फिर बाई कैसे आएगा? ये चीज याद रखना। देन तो दिखाता है कि ये चीज इससे ज्यादा है, ये खरीदना। रादर देन कंजंक्शन बनाता है दो सेंटेंस को जोड़ने का। नेक्स्ट देखो, ही वॉज शॉन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री आउट अबाउट ऑफ इन। शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना। जैसे नहीं होता है कि जब कोई किसी पद पर पहुंचता है तो शपथ लेता है कि मैं करप्शन नहीं करूंगा, भले उसके बाद 500 करोड़ रुपए के घोटाले हो जाए, लेकिन शपथ तो लेना पड़ेगा। उसे कहते हैं स्वर्ण इन, शपथ लेना। नेक्स्ट देखो, कैंटेंकरस, कराया हूं ये। सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम बताओ क्या होगा? यानी कैंटेंकरस का मतलब होता है चिड़चिड़ा, यानी लड़ाकू, चिड़चिड़ा टाइप का है। डलनेस का मतलब होता है जो धुंधला टाइप का है, डल है। रिमोर्स, रिमोर्सफुल, रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, पछतावा से भरा हुआ तो है नहीं। क्वेरलसम, लड़ाकू, झगड़ालू टाइप, उसे कहते हैं कैंटेंकरस, यानी चिड़चिड़ा है, लड़ाकू टाइप का है, इरिस्केबल है, इरिटेबल है, ग्राउची है, ग्रम्पी है, पेविश है, बताया नहीं, स्नैपिस है। ऐसे बहुत सारे शब्द लिखवाया था उस लिस्ट में, जरा एक बार देखना फुर्सत मिले तो। नेव, नेव का मतलब क्या होता है? पूछा है इसका एंटोनिम, यानी आर्टफुल। अब मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ आर्टफुल का मतलब क्या होता है? कलाबाज। नेव का मतलब क्या होता है? भोला। नैव का मतलब होता है कि जो इनएक्सपीरियंस टाइप का है, किसी चीज के बारे में उसको ज्यादा पता नहीं है, यानी अभी नॉविस टाइप का है, नॉविस है, नया नया कोई सीखा है। अब इसे देखो, ये तो है आर्टफुल, किसी चीज में बहुत ही क्या है, यानी किसी चीज का आर्टफुल है ये। यहां कैंडिड का मतलब होता है यानी स्पष्ट जो बातें करे,
क्रेडुलस का मतलब होता है जो जिस पर क्या करे, विश्वास करे। और किसी चीज में क्या है, सिंसियर को दिखाता है। यानी उस चीज में देखो नए एक तरीके से दिखाता है कि जो इस चीज में मतलब इनएक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि उसमें सीरियसली काम नहीं करता है। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़ना शुरू कर दे तो उसी दिन से ज्ञानी बनना शुरू कर देंगे। उस चीज में उनको अनुभव नहीं है, उनकी खुद की कमी से, उनके खुद के मेहनत की वजह से, तो क्या हो जाएगा, सिंसियर को दिखाता है ये। नेक्स्ट देखो, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स कराया हूं तो ये क्या होता है, इरेगुलर। यानी जो अभी फिट्स हो रहा है फिर स्टार्ट करना पड़ा, फिर फिट करके स्टार्ट करो, तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट यानी इरेगुलर है। यहां देखो ये क्वेश्चन कंजंक्शन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ जरा और बताओ क्या होगा आंसर। नॉट ओनली बट ऑल्सो का कंसेप्ट पढ़ाया हूं ना, बताओ फिर। श्योर, आओ देखते। लिखा है कि आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। यानी सिर्फ उसे क्या हिंट देना नहीं, उसे लिंक भी प्रोवाइड कराना। जैसे मान के चलो कि कोई एग्जाम चल रहा है, खास करके 10th और 12th बोर्ड का एग्जाम। अब बोर्ड का एग्जाम में कई लोग होते हैं कि घर के लोग पहुंच जाते हैं कि लो ये जरा सीरीज पूरा पकड़ के छाप दो। तो वही है कि सिर्फ हिंट नहीं देना, उसको लिंक भी देना कि लो यहां से ये छापो। अब वही है आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर, यानी नॉट ओनली, जो नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बनता है, और यहां पर नॉट ओनली के बाद जो चीज होगा वही सेम चीज बट ऑल्सो के बाद भी होगा। नॉट ओनली के बाद जो, वही बट ऑल्सो के बाद भी। अब देखो, आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। एक बात बताओ, यहां कह रहा है कि आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड, बट ऑल्सो के बाद भी तो ऐसा ही कुछ आना चाहिए। बट ऑल्सो के बाद क्या आया है, विथ आया है, तो इसके बाद ये सही है। तो फिर क्या करें, नॉट ओनली, यानी इसका मतलब ये है कि बट ऑल्सो के बाद कोई प्रीपोजिशन है तो नॉट ओनली के बाद ही प्रीपोजिशन लगा दो, सही हो जाएगा। जैसे आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर, आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। इसका मतलब यह है कि आई हैड नॉट ओनली को काटो, हेल्प्ड हर और उसके बाद जोड़ो, यानी कि आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। यानी इसका मतलब है कि आई हैड नॉट ओनली, यानी जो ब्रैकेट में इसको हटाना पड़ेगा। तो अब देखो मिलाओ, आई हैड हेल्प्ड नॉट ओनली टू हर है कुछ, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, और यहां है कि नॉट ओनली हेल्प्ड हर। अब एक बात बताओ, अंडरलाइन में ये है, बाई भी है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको रखेंगे तो फिर बाई छूट जाएगा। देखो कितना क्लोज रखा है ये, कि छोटी सी गलती करे। लेकिन यहां पर देखो हेल्प्ड आएगा ना, नो इंप्रूवमेंट काट दो, ये गया ऑप्शन बी। समझ में आया, फिर से समझाऊं, चलो देख लो। नॉट ओनली के बाद याद रखना कि जो घटना नॉट ओनली के बाद है वही बट ऑल्सो के बाद होगा। लेकिन ये उल्टा चलते हैं, इस पे उल्टा चलने का मतलब ये है कि मान के चलो अंडरलाइन किया है या फिर ब्रैकेट किया इस पार्ट में, अब सोच रहे हो कि सर इसको नहीं बट ऑल्सो को चेंज कर दो, होगा नहीं होगा। यहां पर बट ऑल्सो के बाद देखो प्रीपोजिशन है कि नहीं है, इसका मतलब नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन होगा। नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन होगा ना, नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन है कि नहीं है, इसमें है, आंसर भी। ये तरीका है करने का, एग्जाम में कैसे करोगे ये तरीका है। मैं तो पूरा समझाया, थोड़ा वक्त लगा। आपको यह ध्यान रखना है कि बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन होगा। सिर्फ इसी में है, और किसी में है तो बताओ। नॉट ओनली के बाद हेल्प्ड है, यानी हेल्प नॉट ओनली टू है, टू का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए अल्टीमेट आंसर ये होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन ही है कि नॉट ओनली, जैसे मान के चलो कि कोई भी चीज आपको कहना है कि सिर्फ ये नहीं बल्कि, जैसे मैं कहूं तो, या फिर तुम ही कहो कि मैं सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ता हूं बल्कि हिस्ट्री भी पढ़ता हूं, तो नॉट ओनली के बाद अगर इंग्लिश है
तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होगा? हिस्ट्री होगा। लेकिन अगर ये कहना है कि मैं सिर्फ पढ़ता हूं, इंग्लिश नहीं, या फिर तुमको कहना है कि नहीं मैं सिर्फ पढ़ता ही नहीं हूं, खेलता भी हूं, तो नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो प्ले। तो ये चीज दिखाता है कि नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है बट ऑल्सो के बाद भी होगा। लेकिन उल्टा चलते हैं कि चेक करते हैं बट ऑल्सो में क्या लगा है, वही सेम चीज नॉट ओनली में चेंज होता है। वही है, देखो अब सेंटेंस बनाओ। आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स, यानी मैंने उसकी मदद की सिर्फ नहीं क्या हिंट देके, बल्कि क्या देके, प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स, उसे लिंक भी प्रोवाइड करा के। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं फिर। वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो। सी नंबर, कितने लोग सी में हाथ उठाओ? यही ना होगा? एक बार मैं हाथ उठवा लेता हूं और सभी लोग ईमानदारी से हाथ उठाना। डी में कितने हैं? डी में है कोई? सी में कितने हैं? एक, ये भी नीचे कर, दो, और बी में कितने हैं? और ए में कितने हैं? ज्यादातर ए में है। एक बात बताओ, सी में क्या समझ के आंसर दिए? सी का आंसर क्यों दिए? डरो नहीं, बताओ, क्योंकि ये आपने कुछ सोचा होगा ना कि क्यों यहां पर हैड आएगा। पहली बात तो ये कि वी के साथ हैज नहीं आता है, हैव आएगा, एक से, यानी प्लूरल है। अब ये तो विल हैव फिनिश तो होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये बात सही है। लेकिन ये आंसर क्या सोच के दिए? दो चीज है, ध्यान से सुनो, दो चीज को याद रखना। पहली बात तो मैं ये बताया हूं कि जब भी कोई समय का यूज करेगा पास्ट के अंदर तो हमेशा सिंपल पास्ट बनाते हैं। देखो किया है आर अगो, पहला कंडीशन। दूसरा है कि यानी पास्ट परफेक्ट का सिंगल यूज होता ही नहीं है, नहीं बताया हूं, हमेशा पेयर में होगा। मैंने आपको एक सेंटेंस भी लिखवाया था, मैं खा चुका था, खा चुका था, क्या होगा इसका? आई, कह दो किसी से तो मार कर लेगा, बोलेगा कि आई एट होगा, बनाएगा, पूछ लेना ना यकीन आए तो बनाएगा आई हैड ईटेन, यही बनाएगा। और ये अगर कह दोगे ना तुमसे लड़ाई कर लेगा कि कभी होगा ही नहीं, जबकि ये क्या है? गलत है, ये सही है। इसलिए क्योंकि कभी भी सिंगल क्लॉज के अंदर, यानी सिंगल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता ही नहीं है। जब भी आएगा उसको V2 चाहिए। मैं खाना खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, मैं खाना खा चुका था तुमको देखने से पहले, तुमको पूछने से पहले, तुम्हें मिलने से पहले। यानी जब भी यूज करोगे इसके साथ एक क्या V2 आएगा ही आएगा। यानी इसके साथ सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, सही हो गया। अब एक बात बताओ, दो क्लॉज है इसमें? दो नहीं है तो कैसे भी तो सी नहीं होगा। यही बचना है एग्जाम में, जब तक दो क्लॉज ना दे तब तक हेड प्लस V3 बच जाना। कंफ्यूज करता है बहुत बार। क्या होगा? फिनिश्ड, V2 है ये, और V2 ही दिखा। देखो दो कंडीशन बताया ना, कि पहला चीज कि अगर टाइम शोइंग वर्ड्स होगा तो टाइम शोइंग वर्ड्स के साथ क्या लगेगा? सिंपल पास्ट। और दूसरा कि हैड प्लस V3 का इस्तेमाल कभी भी नहीं हो सकता है सिंगल क्लॉज में। मान के चलो अगर एक ऑप्शन ये दे देता, विल काट दे, हैव फिनिश्ड, कितने लोग राइट करते इसको? कोई है? यहां पर हैव फिनिश्ड भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पास्ट की घटना बता रहा है। समय दे दिया ना, चाहे वो समय 1 मिनट पहले ही क्यों ना हो, पास्ट हो गया। यानी कभी भी अगर टाइम देगा तो टाइम देने के साथ साथ समझ लेना कि हमेशा V2 आएगा, है प्लस V3 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट हो चुका है। चाहे वो 1 मिनट पुराना पास्ट हो, चाहे 1 साल पुराना पास्ट हो। नेक्स्ट देखो, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेलीवेंटली अबाउट सेक्रेट थिंग्स, यानी कि कोई धार्मिक चीजों के बारे में, कोई धार्मिक चीजों के बारे में अपशब्द बोल देना क्या कहलाता है? देख, अथिस्ट कहते हैं। अथीस्ट का देखो, थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, यानी जो जिसको आस्था पर विश्वास है, जिसको आस्था पर विश्वास हो उसे कहते हैं थीस्ट। जो आस्था पर विश्वास ना करे,
अब आस्था पर विश्वास ना करने का मतलब यह है कि जो ये ना माने कि देखो यहां पर दो चीज आती है, एग्नोस्टिक भी आता है, एक अथिस्ट भी आता है। अथिस्ट का मतलब होता है एक तरीके से कि जो भगवान को मानता है यहां से और किसी और तरीके से नहीं मानता, उसको ये नहीं पता कि मुझे, अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि भगवान को मानने का मतलब है, अल्लाह खुदा को मानने का मतलब है दरगाह में चादर चढ़ाएं, मंदिर में दिया जलाएं, ऐसा जरूरी तो है नहीं। और इसी विश्वास को अथिस्ट कहते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टेंस भी नहीं जानता है, कि जिसको ये नहीं पता है कि भगवान का एग्जिस्टेंस है भी, जैसे छोटा बच्चा, और छोटा बच्चे को भगवान को देखे हो तो बोलेगा कि नहीं मैं तो कभी नहीं देखा हूं, तो उसको जो देखो वही भगवान है मान लेगा, यानी उसको नहीं पता है, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। लेकिन जो उसमें बिलीव ना करे, सब कुछ जानने के बाद अथिस्ट कहलाता है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि जो दूसरों के यानी ईश्वर के प्रति किसी चीज के बारे में अपशब्द बोल देना, वही कहलाता है ब्लास्फेमस। या फिर कहते हैं कि जैसे किसी चीज में तोड़फोड़ करने को भी यही कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है, तो ब्लास्फेमस कह सकते हो कि उसने तोड़ा है, धर्म का विरोधी है ये, यानी धर्म विरोधी है, धर्म के खिलाफ है, इसको कहते हैं ब्लास्फेमस। आप देख लो एक बामियान जो था, तालिबानियों ने मूर्ति को उड़ा दिया, और ये चीजें दिखाता है कि जब अब देखो मान के चलो मैं एक दिन ऐसे चीजों के बारे में कुछ स्टडी कर रहा था, मुझे देख के ये बड़ा आश्चर्य हुआ, भारत की स्थिति आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो बहुत बद से बदतर होती जाएगी। उसका रीजन बताता हूं आपको। रीजन ये है कि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स जब आते हैं किसी कंट्री में, तो वहां पर कुछ चीजों को चेक किया जाता है। आप जाके ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग चेक करो, 135 नंबर पर है। एक बात, पीस का मतलब समझते हो ना, शांति। यानी भारत में जो ग्लोबल जो पीस इंडेक्स जारी हुआ है उसमें 135 नंबर भारत पहुंच चुका है। कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर भारत में आने की कोशिश करेगा? अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है, जोड़ लो तालिबान से। अफगानिस्तान के अंदर बताओ कोई बड़ी सी कंपनी टेस्ला जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? वहां पर शांति नहीं अशांति है। और यही अगर कारण रहा, मैं तो खास करके कुछ बोलूंगा नहीं, तो हमको पता है 1 मिनट काट के और डाल के देखिए क्या बोल दी इनके खिलाफ। लेकिन ये सच्चाई है, इसको समझना बेहद जरूरी है। पढ़े लिखों में और अनपढ़ों में यही फर्क है। वो लोग इसी चीज को समझते हैं कि इसी से हमारा देश आगे जाएगा। नहीं जाएगा, देश नीचे जा रहा है। आप 3-4 रैंकिंग चेक करना, सब कॉम्पिटिटिव रैंक में भारत सबसे आगे है, यानी एशिया के अंदर 4थे नंबर पर पहुंच चुका है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में जितने सारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, जितने सारे प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, सब में आगे है। लेकिन यही सब चीजें हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में नीचे, जितनी नेगेटिव चीजें हैं सब में नीचे जाने का रीजन, और यही प्रभाव करता है, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि 2022 में बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर भारत को छोड़ के चले गए। यही सबसे बड़ा कारण था। और ये चीज अगर नहीं समझो, नहीं जो लोग कर रहे हैं, जो ब्लास्फेमस जो कर रहे हैं चीजों को लेके, अगर नहीं समझे तो यही हाल रहेगा कि और भी बुरा हाल हो जाएगा। और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जब एलपीजी मॉडल जब आया था भारत में, इसके बाद की क्रांति है। लिबरलाइजेशन के बाद भारत में चीजें बहुत बड़ी हुई। उसके पहले का इतिहास उठा के ना हो तो पढ़ लेना कि हमारे यहां किसान ही जवान थे, जवान ही किसान थे, आटों के गोले बना के मारते थे हम। 1999 तक पाकिस्तान हमको आंख दिखाता था, कारगिल में चढ़ गया था ना, आंख दिखा रहा था। तो यही जो छोटी छोटी चीजें हैं ये लोग नहीं समझ पाते। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा हाथ है 150वें नंबर की जो मीडिया है, सबसे बड़ा। उसको क्या समझ में, उसको पता भी है कि भारत में ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या होता है। 150 नंबर पर तुम्हारी रैंकिंग है, पता भी है उसको। हमसे ऊपर नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। श्रीलंका में इतनी तबाही मचाई गई, इतनी चीजें गलत है, लेकिन फिर भी हमसे ऊपर। तो ये चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वही चीज कहलाता है ब्लास्फेमस, यानी किसी भी ईश्वर के खिलाफ, या फिर सीक्रेट कोई भी चीज हो, चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, खुदा हो, चाहे जो भी हो, उनके खिलाफ अपशब्द बोलने को क्या कहते हैं? ब्लास्फेमस। बेलिकोस का मतलब पता है? लड़ाकू। डिफेक्शन का मतलब होता है किसी से दूरी। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। डिफेक्शन का मतलब होता है दूरी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, यानी अ पर्सन एक व्यक्ति जो बात करता है बहुत ज्यादा, किसके बारे में? खुद के बारे में। उसे क्या कहते हैं? जो अपने बारे में ही बात करे, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट। देखो 2 शब्द है, इमेटिक और एलेट नहीं होगा, या तो ईगोइस्ट होगा या ईगोटिस्ट होगा। दोनों शब्दों को समझो।
ईगोइस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर घमंड तो है, जैसे बहुत सारे बच्चे ये आंसर दे रहे हैं, जिसके अंदर घमंड बहुत ज्यादा है लेकिन वो शांति रहता है, बोलता नहीं है वो। जैसे मान के चलो कि किसी दोस्त के पास गए और जाके और बोला और भाई कैसे हो, जो भी बोला आपने, आपके सवालों के जवाब नहीं दिया, आप क्या बोलो, घमंडी है बोलोगे ना। लेकिन वो घमंड में है तो क्या है, उसके अंदर ईगो है, ईगो है, लेकिन ईस्ट है वो, यानी बोलता नहीं है। और ईगोटिस्ट का मतलब है घमंड में तो है, बोलता भी है, और वही बोला है क्या, ईगोटिस्ट। दोनों शब्दों को याद रखना, बैंक में काफी कई बार कंफ्यूज कराता है ये। तो ईगोइस्ट का मतलब भी होता है जो घमंड से भरा हुआ है, और ईगोटिस्ट का मतलब होता है घमंड से भरा हुआ। लेकिन टिस्ट करने का मतलब है कि वो बोल रहा है मुंह से, और ईगोइस्ट बस चुपचाप है, हॉटी टाइप है। बनाओ जरा PQRS। सी होगा इतना जल्दी? आओ देखते हैं। देखो यहां का द रियल पर्पस, रियल पर्पस तो पहले नहीं आ सकता। किसी चीज का पर्पस कैसे बता सकते, इंट्रोडक्शन ना हो। ही कट जाएगा, इट कट जाएगा, सेंटेंस आर से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन में है। बहुत बढ़िया तैयारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, पैसिव, एक्टिव वॉइस बनाना जरा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। व्हाई डू यू वेस्ट मनी? देखो डू और डज हो तो इज एम आर बनता है, तो इज यहां है, इज यहां है, बी गया और डी गया। मनी, बीन, वाई, सॉरी एक बात बताओ कि यहां पर बीन होगा, बीन तो V3 के साथ आता है, V3 ही तो है, ये बीन क्या है, V3 है। जब तक इसमें V3 ना हो तब तक कैसे आ सकता है, इसीलिए क्या होगा, सी। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखो। यहां पर देखो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को बनाना है इनडायरेक्ट में। अब बनाओ जरा क्या होगा। द डॉक्टर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब देखो सी होगा। पहले एक बात बताओ, यहां पर कह रहा है कैन, तो कैन का बनेगा कुड की कुडंट, तो ये गया और ये गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहां दिखा रहा है वंडर्ड, कि उस चीज को आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित हो रहा है, कि जानना चाहता है कि बताइए मैं किस प्रकार से मदद कर सकता हूं। ऑप्शन ए। आगे बढ़ने, समझ में आया ना। अरे कैन का कुड तो होगा, ये बात सही है, लेकिन कैन नॉट नहीं है ना, कुडन करेंगे। कैन नॉट होता तो कुडन करते, तो ये गया ये गया, अब ये होगा या तो फिर ये होगा। अब यहां आश्चर्यचकित के लिए हो, यहां पर इंटरजेक्शन जैसी चीजें आती है, एक्सक्लामेटरी आता है, वहां पर करते हैं। नेक्स्ट देखो, इंसेंस्ड। इंसेंस का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। जो लिस्ट कराया हूं उसको देख लेना एक बार, उसी का शब्द है इंसेंस्ड। इंसेंस बहुत सारे शब्द थे, मतलब होता है गुस्सा दिलाना। ब्लिथ का मतलब खुशी, इलेटेड मतलब खुशी, स्टैटिक का मतलब ही होता है खुशी। एक्सस्परेटेड यानी किसी चीज में क्या, हतोत्साहित, गुस्सा दिलाने को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का क्या होगा, ट्रांसेंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज में धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ना, यानी धीरे धीरे किसी चीज का होना। अब ये दिखाता है, देखो ये ब्लंडर का मतलब भूल, अबॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, जैसे अबॉर्ट द मिशन। फिजल का मतलब ये होता है कोई गलती, क्या हो जाएगा, एक्लिप्स। एक्लिप्स सुना होगा, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। सोलर का मतलब हो गया सूर्य का, लूनर का मतलब चांद का। जो ग्रहण लगता है वो धीरे धीरे किसी चीज में वृद्धि को दिखाता है, बढ़ोतरी को दिखाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।